नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारे हिंदू का मेन आर्टिकल है लेटिंग गो ऑफ अ चांस टू डेमोक्रेटाइज टेलीकॉम सर्विसेज। और इस आर्टिकल के बहाने हम लोग चर्चा करेंगे टेलीकम्युनिकेशन बिल पे और टेलीकम्युनिकेशन बिल से संबंधित क्या समस्याएं हैं, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, ये पूरी बात ही इसलिए उठी है क्योंकि भारत सरकार ने इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का ड्राफ्ट 21 सितंबर 2022 को पब्लिश किया है। ये जो ड्राफ्ट पब्लिश किया है, इसका उद्देश्य है एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना ताकि 21वीं शताब्दी के लिए हम जो भारत का आर्थिक सामाजिक विकास है उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन को यूज़ कर सकें और उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकें। ड्राफ्ट बिल का मतलब होता है सरकार ने अभी सलाहें आमंत्रित की हैं, तो हम सभी इस पर अभी सलाह दे सकते हैं कि ये बिल सही है, गलत है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जो द हिंदू का आर्टिकल है उसमें इस पर एक लेख छपा है और उन्होंने इसकी समालोचना की है। तो जो लेखक है उनका मानना है कि ये जो कॉलोनियल बैगेज है हमारा, जो उपनिवेशवादी मानसिकता है, उसकी झलक कुछ सीमा तक इस टेलीकम्युनिकेशन बिल में भी मिल रही है। और ये जो बिल है, ये एक जो अवसर था हमें डेमोक्रेटाइजेशन कर दें हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का, वो अवसर मिस कर देता है, ऐसा लेखक का कहना है। और इस बिल के माध्यम से एक लाइसेंसिंग रिजीम इंट्रोड्यूस की गई है और लेखक का कहना है कि वो रिजीम इस सिस्टम को पूरा सेंट्रलाइज कर देती है और जो यूज़र राइट्स हैं उनको टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का कॉर्नरस्टोन होना चाहिए हमेशा। लेकिन शायद यूज़र राइट्स पर उतना गंभीरतापूर्वक ध्यान इस ड्राफ्ट बिल में नहीं दिया गया जितना गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए था। दोस्त, इसमें जो यूज़र राइट है, यूज़र राइट और जो समाज राष्ट्र का हित है, ये प्रायः दो विरोधाभासी एंड्स पर दिखते हैं हमेशा। हालांकि उनके बीच अंतर संबंध भी हैं और व्यक्ति के अधिकार जब तक सुरक्षित नहीं होते हैं तब तक राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से यूज़र राइट्स की वकालत की जाती है वो प्रायः राष्ट्रहित का विरोधी हो जाता है, क्योंकि अगर पूर्ण गोपनीयता होगी, पूरी तरह से यूज़र राइट इंडिविजुअलिटी पर हम कंसंट्रेट करेंगे, तो सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी हासिल करनी है वो जानकारी हासिल करना असंभव हो जाता है। आइए अब हम लोग कुछ तकनीकी बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। पहले काम जो इस टेलीकम्युनिकेशन बिल ने किया है उसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की जो परिभाषा है, जो इस बिल के क्लॉज 221 में दी गई है, उसमें इसने इस परिभाषा को काफ़ी बड़ा कर लिया है और इसमें ऑनलाइन कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं उन सबको इसने इंक्लूड कर लिया है। जैसे व्हाट्सएप है, एप्पल वॉच है, जिट्सी है, ये सारी चीज़ें या इनमें से कुछ चीज़ें हम लोग यूज़ भी करते हैं, तो इन सबको इस बिल में इंक्लूड कर लिया गया है। और ये जो इंक्लूज़न की डिमांड है, ये डिमांड मूलतः टेलीकॉम कंपनीज़ की तरफ से थी कि भाई हम लोग इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में हमको लागत आती है और उस लागत की वसूली हम तब कर पाते हैं जब जो एंड यूज़र है वो पेमेंट करता है। अब ये जो व्हाट्सएप टाइप की सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, एप्पल वॉच है, ये आदमी को कम्युनिकेशन की सुविधा दे देती हैं और उसमें कोई अलग से कॉस्ट नहीं वसूलती। तो टेलीकॉम कंपनीज़ का कहना था कि इसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पर फ्री में कॉल कर सकते हैं तो भला टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क का उपयोग करके आप क्यों कॉल करेंगे। हालांकि ये जो आरोप हैं ये शुरुआती दौर के थे, अब तो टेलीकॉम कंपनीज के ज़्यादातर प्लान ऐसे आ गए हैं कि उसमें वैलिडिटी साल भर की रहती है या महीने भर की रहती है, कॉलिंग लगभग फ्री रहती है। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज की लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग बहुत पुरानी है। दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप वगैरह हैं ये सब एक डेफिनेशन में OTT कहलाती हैं। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप सर्विसेज। तो ओवर द टॉप सर्विसेज को अगर सब्स्टिट्यूट माना जाए टेलीकॉम सर्विसेज का, तो फिर सेम सर्विस सेम रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या वास्तव में ये सब्स्टिट्यूट हैं या अलग अलग चीज़ें हैं। टेलीकॉम कंपनीज का बहुत साफ मानना है कि ये हमारी सर्विसेज को सब्स्टिट्यूट करते हैं,
लेकिन मामला इतना सीधा है नहीं, क्योंकि इस पक्ष के अलावा भी हमें और पक्ष देखने होंगे। बात केवल ये नहीं है कि हम टेलीफोन से भी कॉल करते हैं, एयरटेल या आइडिया या जियो के नेटवर्क से, और हम व्हाट्सएप से भी कॉल करते हैं। बात उसके नीचे भी है, तर्क उससे ज़्यादा गंभीर है। वो तर्क ये है कि इन दो की जो फंक्शनैलिटी है वो मूलतः उसमें अंतर है। जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो गेटकीपर की तरह काम करते हैं, और जो अंडरलाइन ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही कंट्रोल करते हैं। वो ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको नेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो OTT सर्विसेज हैं वो केवल टेलीकॉम प्रोवाइडर जो हैं आपके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे ही आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो कि टेलीकॉम कंपनियां कंट्रोल करती हैं। और दोस्तों, लेखक ने आगे शंका जताई है जो अगर दोनों को एक साथ कर दिया तो इससे कंप्लायंस कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी तो तय बात है वो कॉस्ट कंपनी तो उठाएगी नहीं, मुझे और आपको ही उठानी पड़ेगी। और जो इनोवेशन है, इनोवेशन को शुरू में फ्री माहौल चाहिए पड़ता है। तो लेखक का कहना है कि इससे इनोवेशन पर भी रोक लगेगी। इनोवेशन जिस गति से बढ़ रहा था उस गति से शायद ना बढ़ पाए। हालांकि ऐसे प्रभाव आएंगे या नहीं ये बात की बात है, क्योंकि लाइसेंस किस सीमा पे जाके लेना है, उसके रूल्स क्या होंगे, ये चीज़ें अभी परिवर्तन के अधीन है। एक जिस चीज़ की लेखक ने आलोचना की है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सही चीज़ है, इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया है, माफ़ कीजिए एक्ट नहीं बिल, क्योंकि एक्ट तो ये तब बनेगा जब पास हो जाएगा, अभी तो बिल की अवस्था में ही है। तो एक ये प्रावधान किया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर को बाध्य कर सकता है कि वो अपना डेटा लोकली, मतलब भारत में स्टोर करे। और लेखक का कहना है कि सच डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स कॉन्फर एक्सेसिव डिस्क्रिशन टू द गवर्नमेंट एंड एडवर्सली इफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये तो एकदम जो एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस होता है उससे ऐसे तर्क उपजते हैं। हकीकत यह है कि जब देश के बाहर डेटा सेंटर होता है और OTT नेटवर्क या अन्य नेटवर्क का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो उस डेटा को हासिल करने में इतनी देर हो जाती है कि सही से सर्विलेंस नहीं हो पाता। तो राष्ट्र रक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है कि जो डेटा है वो लोकली स्टोर किया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जो लोकली हम डेटा स्टोर करते हैं उसकी प्राइवेसी को कंट्रोल करने के लिए प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोकली तो डेटा स्टोर होना ही चाहिए। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट क्लॉज 24(2) में है कि अगर ज़रूरत पड़े सरकार को तो जो संबंधित OTT प्लेटफॉर्म है उसको इंटरसेप्शन करके जानकारी देनी पड़ेगी, और इससे एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन जो है उसका भारत में खात्मा हो सकता है। खतरा सही भी है, लेकिन एक दूसरा खतरा भी है कि अगर पूर्ण गोपनीय रहने दिया जाए इन सर्विसेज को तो इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और लगातार हो भी रहा है। तो ये एक बड़े बैलेंस की चीज़ है, हमको अपना पक्ष चुनना पड़ेगा कि हम कहाँ बैलेंस चाहते हैं, किस तरफ बैलेंस चाहते हैं। तो 24(2) अगर जैसा है वैसा ही लागू हो गया तो व्हाट्सएप, सिग्नल जैसे जो OTT प्लेटफॉर्म है, इन सभी को जो हम लोग चर्चा करते हैं, चैटिंग करते हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखनी पड़ेगी, और इंटरसेप्ट करके जो ऑथराइज ऑफिसर होगा वो ऑथराइज ऑफिसर के सामने गवर्नमेंट की डिमांड पर प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। एक जो वास्तव में शायद थोड़ा ड्रॉबैक है इस ड्राफ्ट में, वो ये रह गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू प्राइवेसी डिसीजन दिया था 2017 में, और जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी ने रिपोर्ट ने दी थी डेटा प्रोटेक्शन पर, इसके प्रावधान अभी पूरी तरह से शामिल हो नहीं पाए हैं। तो संभवतः ड्राफ्ट से जब एक्ट के रूप में हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है वो शामिल कर लिए जाएं, क्योंकि ये जो दोनों 2017 का डिसीजन था और 2018 की रिपोर्ट थी, इन दोनों में ये नीड बताई गई थी कि जो एग्जिस्टिंग सर्विलेंस फ्रेमवर्क है उस पर जो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट है, उस पर नियंत्रण है और उसको देखना है कि वो सही काम कर रहा है, वो व्यवस्थाएं हैं नहीं। तो वो व्यवस्थाएं वास्तव में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्लॉज 24(2) भी जो है इस बिल का, वो ये पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो किसी क्षेत्र में इंटरनेट सर्विसेज को शट डाउन कर सकें। लेखक ने इस पर बड़ी आपत्ति उठाई है, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच के ये अगेंस्ट है, ऐसा कहा है। और अगर कहीं इंटरनेट सर्विस बंद रहती है तो उसकी हाई इकोनॉमिक कॉस्ट भी होती है,
क्योंकि आजकल सब कुछ इंटरनेट के सहारे ही होता है। कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन इंटरनेट के सहारे दंगे भड़क जाएं उससे तो बेहतर ही है कि इंटरनेट कुछ समय सस्पेंडेड रह ले। और ऐसी बात नहीं है कि ये पावर किसी नियम के सहारे गवर्नमेंट को मिलने वाली है। गवर्नमेंट के पास पहले से पावर है, और किसी क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो इंटरनेट शटडाउन समय समय पे किया जाता है, और ज़रूरी है। आदमी की जान की कीमत सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बाकी चीज़ों की कीमत है। एक जो कमी रह गई जो वास्तव में होना चाहिए था, वो है जो नेट न्यूट्रलिटी का एक कंसेप्ट है, उसे इस टेलीकॉम बिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग शायद जानते भी होंगे नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, वो सभी साइट्स को एक जैसा ट्रीट करेगा, किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि फेसबुक को ज़्यादा अच्छी विड्थ मिल रही है, फेसबुक जल्दी डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, और कोई दूसरा उस गति से अपलोड नहीं हो पा रहा है। और ये जब फेसबुक ने एक अभियान शुरू किया था, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, उस समय ये नेट न्यूट्रलिटी की बात बड़े ज़ोर शोर से उठी थी। और चूँकि नई नीति बन रही है तो उसमें नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट आना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर आप लोग इस बिंदु पर अपनी राय रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष, तो 20 अक्टूबर 2022 तक रख सकते हैं। वो इसकी समय सीमा है, उसके बाद इस विषय को सरकार की तरफ से क्लोज कर दिया जाएगा और बिल एक्ट की शक्ल में लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये था आज का आर्टिकल, और इस आर्टिकल के बहाने टेली कम्युनिकेशन सेक्टर का विश्लेषण। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।